जय हिंद दोस्तों। आज हम 28 जनवरी 2025 की न्यूज़ को सिम्प्लीफाई करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले 26 और 27 जनवरी को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उसको देख लेते हैं। अभी एक्चुअली में ना ये वीडियो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो आधा खत्म कर चुका था। उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि भाई माइक में से तो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला भी हमारा जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2018 का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। ठीक है, हमने कल मैग्नेटिक फील्ड देख लिया है। ओके, सबसे पहले क्या था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एवरी 100,000 ईयर्स में रिवर्स होती है। यस, हमने देखा था। क्या? क्योंकि अभी तक 83 टाइम्स ऑलरेडी रिवर्स हो चुकी है। तो ये भी पहला स्टेटमेंट सही है। और जैसे ही हमारा पहला स्टेटमेंट सही होता है, हमारी आंख जो एलिमिनेट कर देंगे, क्या हम बी एलिमिनेट कर देंगे भाई। ओके, फिर दूसरे स्टेटमेंट में आता है कि भाई दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि 4000 मिलियन ईयर्स अगो हमारे अर्थ में कितना ऑक्सीजन था, तो वही 54% जितना ऑक्सीजन था और कार्बन डाइऑक्साइड 0% था, नो था। अभी आप खुद दिमाग लगाइए, क्या कोई भी 4000 मिलियन ईयर अगो एटमॉस्फेयर में कितना कंपोजिशन था वो इतना प्रिसाइज बता सकता है? नहीं बता सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसा भी नहीं लिखा है ना कि अराउंड 45% था, सॉरी 54% था, नहीं। और भाई बोल दिया कि नो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जीरो। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्योंकि हो सकता है ना सिर्फ एक भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मॉलिक्यूल मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड था। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ना हम क्लियरली गलत कर देंगे। इवन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो पढ़ा है, फिर भी ये तो पता चलना चाहिए कि भाई 4000 या मिलियन ईयर अगो कोई इतना भी नॉलेज एग्जैक्ट हमें पास नहीं है कि भाई 0% था या फिर 54% था, इतना परफेक्ट नहीं है, राइट। तो इसको हमने गलत कर दिया। और भाई जैसे ही हम दो को गलत करते हैं, हम अगेन नजदीक पहुंच जाते हैं थोड़ा। और तीसरा जो है ना वो एकदम जेनरिक स्टेटमेंट है। क्या बोला गया है कि भाई वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्होंने मॉडिफाई किया था अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। यस, अभी भी करता है ना, अभी भी कोई नई बर्थ लेगा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज करेगा, राइट। तो भाई अभी भी अगर कर सकता है तो पहले भी किया ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी अगेन राइट है। ये इसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत नहीं थी। नॉलेज कहाँ पे हमें चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेटमेंट में चाहिए था। और वो हमें जैसे ही पता, हमारा आंसर मिल गया। चलिए, तो आंसर है इसका 1 और 3। ओके, फिर भी बोला गया है कि अर्थ अगेन 2005 का स्टेटमेंट क्वेश्चन है। बोला गया कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्लाइन है 23.5 डिग्री पे। इधर ही मैं इस स्टेटमेंट को रोकता हूँ और गलत कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई इंक्लाइन मिक्लाइन नहीं है। इंक्लाइन कौन सा है? जियोग्राफी की हम बात करते हैं, अपना जियोग्राफिकल पोल, जियोग्राफिकल बाउंड्री, जियोग्राफिकल लैटिट्यूड, वो इंक्लाइन है। हमारा जो पोल है वो ये कोई इंक्लाइन नहीं, वो तो सीधा का सीधा ही है। तो जैसे ही हमारा पहला गलत होता है तो पहला जहाँ पे भी है उसको हटा दीजिए। फिर दूसरे में बोला जा रहा है कि भाई हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे अपना सॉरी अपना जो मैग्नेटिक पोल पड़ता है नॉर्थ वाला, वो कहाँ पे है? तो कनाडा में है। ये सही बात है, हमने कल ही देखा था ना कनाडा में है। और अभी ये मूव होके होके कहाँ पे जा रहा है? तो साइबेरिया बाजू जा रहा है, राइट। फिर बोला जा रहा है कि जो अपना मैग्नेटिक इक्वेटर है वो तुम्बा से पास होता है। अगेन देखो, ये ना चीज मैंने आपको 2-3 बार पहले वीडियो में बताई हुई है। कल वीडियो में नहीं बात की थी, राइट है, पर पहले बताया हुआ है। जो अपना ये मैग्नेटिक इक्वेटर होता है ना, वो हल्का-हल्का मूव करता होता है, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। अ, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये जाता होता है। और भाई यहाँ पे ये वो इंडिया के जो थुम्बा है वहां से भी टच होते हुए निकलता है, ठीक है। एक बार ना मुझे अभी वीडियो का डेट याद नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। हमने ये ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। छोड़िए, आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे देख लेना या फिर इवन गूगल पे फोटो भी देख लेना, मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ अर्थ। आपको पता चल जाएगा कि ये तुम्बा से पास होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन, यहाँ पे ना एक फेमस टेम्पल भी है। मतलब इसी मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर तुम्बा के यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है। उसका नाम क्या है वो मुझे बता देना अगर आपको पता चले तो। क्योंकि यूपीएससी हर बार सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, राइट, थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। और वहां पे अगर वो टेम्पल आ गया ना, यकीन मानिए आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये टेम्पल कहाँ पे पड़ा था, ये वो। हमें वो नहीं करना है, राइट। और मैग्नेटिक इक्वेटर भी अपनी जगह शिफ्ट करता है जैसे मैंने आपको बताया। ओके, अगेन हमारा आंसर क्या हो गया? 2 और 3, क्योंकि पहला गलत था। फिर भाई नॉट करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना था। देखिए, दूसरा ही सबसे पहले हम मतलब मार्क आउट है, इसीलिए पहले बोल रहा हूँ। दूसरे में हम जाते हैं तो क्या बोला गया है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स के यहाँ पे सेपरेटेड है। नहीं यार, कहाँ ऐसा हुआ है? हमने बहुत बार देखा है अर्थ की भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स के यहाँ पे ही सबसे बाजू में है, सेपरेटेड नहीं है, वो क्लोज है पोल्स के बाजू में। तो आगे मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, इतना ही पढ़ता हूँ और इस स्टेटमेंट को गलत कर देता हूँ।
और हमें पूछा भी क्या गया था कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो भाई ये वाला नॉट करेक्ट है, बी वाला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भाई कौन सी जगह को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, हमने कल पूरा देख लिया, ठीक है। 10 डिग्री देखा, 6 देखा, फिर 8 डिग्री देखा, 9 डिग्री देखा, फिर कोकोस चैनल देखा, प्रिपेरीज चैनल देखा, सोमब्रेरो चैनल देखा, और फिर डंकन पैसेज भी देखा था यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 10 डिग्री किसको चल कर रहा था, तो भाई अंडमान एंड निकोबार को कर रहा था, ठीक है। फिर देखो ये लास्ट है, हो सकता है ये नहीं आता, ठीक है आपको, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन था, ये तो पेंशन से लिंक हो रहा था इसलिए मैंने डाल दिया, बट पॉसिबल था कि आपको नहीं आए क्योंकि वो पढ़ने में नहीं था हमारे। बोल क्या रहा है कि भाई न्यू नेशनल पेंशन स्कीम को कौन भाई ज्वाइन कर सकते हैं, तो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बाय नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मेंस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेंस में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज वेटलैंड। ओके तो सबसे पहला डायमेंशन तो हमें यही बताना है कि वेटलैंड क्या है। दूसरा पूछा गया है कि एक्सप्लेन करना है हमें रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज। ओके ये दूसरा हो गया। और भाई तीसरा क्या पूछा गया है कि भाई साइट करना है 2 एग्जांपल्स ऑफ रामसर साइट। ओके यस ये तीसरा हो गया। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया, एक तो ये है। फिर 2023 में भी पूछा गया था, बस 23 में थोड़ा सा एडवांस था। एडवांस क्यों था कि इन्होंने रामसर साइट तो पूछी ही थी उस वक्त, साथ में उन्होंने पूछा कि भाई आईबीए क्या क्या है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज कौन कौन से, उन दोनों को भी मैप में अपना इंडियन मैप में मार्क आउट करो। तो अभी हो सकता है, अभी देखो ये सेम क्वेश्चन नहीं है, बट क्या आ सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए, कल हमने न्यूज में देखा ना, सिटीज के बारे में आ सकता है कि भाई वेटलैंड सिटीज है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए। ओके तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तीन हमने वो फैसेट्स तो देख ली किस किस को एड्रेस करना है। अभी ये व्हाट इज वेटलैंड पूछा ना, तो आपको डायरेक्ट वेटलैंड क्या है वो बताना ही पड़ेगा, ये कॉमन सेंस से बताना पड़ेगा। समझिए कि आपको नहीं पता है, मतलब सिर्फ यही नहीं, कोई भी क्वेश्चन है जहां पे डायरेक्टली पूछा गया है कोई चीज बट वो आपको नहीं आता है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं भी आता हो तो भी इतना तो पता होगा ना कि भाई वेटलैंड क्या होता है, कि भाई कोई भी जगह पानी से भरी हुई है हल्की फुल्की तो वो वेटलैंड है, क्योंकि हमने कल ही बात कर ली। और हम इसको कंजर्व करने की क्यों बात करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहा होगा, राइट। तो इंट्रोडक्शन में आप उसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं कि भाई वेटलैंड्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भाई बताओ कि ये भाई कार्बन सिंक है, ये भाई रिच बायोडाइवर्सिटी अपने पास रखते हैं, यहाँ पे इकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है, ये सब बता सकते हैं हम इंट्रोडक्शन में, इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो क्या रहेगा, जो कि आपको एक्चुअली पता भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, वो है आपको वेटलैंड की डेफिनेशन पता हो, ठीक है। अगर नहीं भी पता है, ये वेट और लैंड दोनों को अलग अलग कर लो, क्या लग रहा है, गीली जमीन। यस तो वही होगा, जिस जमीन में पानी है, ज्यादा पानी है, या फिर ऑलरेडी पानी के अंदर है वो जमीन, तो वो वेटलैंड कहलाया जाएगा। अभी क्या यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ बोला कि ये जमीन सरकारी है या फिर प्राइवेट है, कुछ भी नहीं, दोनों हो सकती है। फिर ये टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, दोनों चल सकती है, राइट। इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 83 प्लस वेटलैंड्स है, राइट। और ये अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके चलिए अभी मैंने क्या किया है वो देख लेते हैं। भाई मैंने सिंपल डेफिनेशन दे दी है कि वेटलैंड्स आर इकोटोन एरिया बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके इकोटोन क्या होता है, भाई कोई भी दो इकोसिस्टम हो, ठीक है, दो इकोसिस्टम हो, ए इकोसिस्टम और बी इकोसिस्टम, इन ये दोनों जिस एरिया में ओवरलैप हो रही है, ये वाला एरिया, ठीक है, जहां पे ये ओवरलैप हुई, इस ओवरलैप वाले रीजन में दोनों रीजन की स्पीशीज होगी, मतलब ये ए वाली भी स्पीशीज यहाँ पे होंगी और बी वाली भी स्पीशीज यहाँ पे होंगी, इसीलिए ये जो एरिया होगा वो काफी रिच होगा इन इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इसलिए इसी को हम बोलते हैं इको टोन। याद रखना, दो इकोसिस्टम के बीच वाला जो एरिया है वो है इकोटोन। तो ये भी क्या है, वेटलैंड। वही है ना कि एक बाजू टेरेस्ट्रियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, एक बाजू हमें एक्वाटिक देखने को मिलता है, और इन दोनों में बीच में कौन पड़ता है, अपना वेटलैंड भैया पड़ता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा हुआ है। चलिए फिर मैं नीचे मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। देखो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि पूछा गया था व्हाट इज वेटलैंड, और मेरे पास इतना सारा कंटेंट तो है नहीं कि मैं इस वाइज यूज को इतना बड़ा एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मुझे थोड़ी बहुत जगह भी बनानी है, तो इसलिए मैंने जगह यूज करने के लिए साथ ही साथ क्वेश्चन में पूछी गई बात को एड्रेस करने के लिए उससे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए कि भाई वाटर लॉग एरिया हो सकता है, रिच इन न्यूट्रिएंट हो सकता है, टेम्पररी परमानेंट हो सकता है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी हो सकता है, और जो इसकी गहराई वो 3 मीटर से कम होनी चाहिए या फिर होती है। क्यों, क्योंकि 3 मीटर से अगर ज्यादा होता है तो वो बन जाएगा लेक, वो फिर वेटलैंड नहीं रहेगा। ओके चलिए तो हमने ये वेटलैंड बता दिया। अब ये वाइज यूज पूछा हो गया है, देयर इज हाई चांसेस कि आपको उधर वाइज यूज क्या है वो ना पता हो। इवन अभी भी आप जब एग्जाम दोगे कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, पर उधर हमें दिमाग लगाना है।
कैसे दिमाग लगाना है? देखो वाइज़ यूज़ पूछा था, बस किसके कॉन्टेक्स्ट में? वेटलैंड कंज़र्वेशन के प्रोसेस में कॉन्टेक्स्ट में। तो अभी मुझे बताइए कि अगर आपने वाइज़ यूज़ नहीं भी पढ़ा है, बट आपको ये तो पता है ना कि कंज़र्वेशन कैसे हो सकता है? तो सेम उसी तरीके से वाइज़ यूज़ होगा। ये खुद आपको दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ऑलरेडी सब कुछ आप उधर पढ़ के नहीं जाने वाले हो। ओके चलिए। तो वही वाइज़ यूज़ में क्या है, तो वही सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिव मैनर में काम करना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस फैलानी है, एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेके आना है, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है या फिर लेजिस्लेशन फॉर्मुलेट करना है फॉर वेटलैंड, और उसके मेन नीचे एग्जांपल दे दिए कि क्या-क्या कर सकते हैं। भाई तो ग्राउंड लेवल को अ, इतना ओवर एक्सट्रैक्ट ना करें, रिस्पॉन्सिव यूज़ करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, सेफ डिस्पोज़ल ऑफ वेस्ट करें एटसेट्रा। ओके और ये सेम टू सेम होगा, ठीक है? यहाँ पे जो वाइज़ यूज़ इन लोगों ने बोला हो ना, ये सेम टू सेम ही है, बस मेरे अपने वर्ड्स में है। फिर वो दूसरा भी चीज़ हमने एड्रेस कर दिया। तीसरा आता है इंडिया की रामसर साइट कौन-सी है? तो ये देख लीजिए। कुछ-कुछ मुझे पता थी, वो मैंने बता दी है। ऊपर से नीचे आ सकते हैं हम कि भई जम्मू कश्मीर में वुलार लेक बहुत फेमस है, फिर सोमोरोई लेक बहुत फेमस है, ये सारे वेटलैंड ही हम जानते भी हैं। फिर वही लोकताक लेक, चिलिका लेक, वेम्बनाथ लेक और गुजरात का नर सरोवर। फिर भी मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। अब देखो, यहाँ पे ना पहले तो मैंने मैप बनाया। हमेशा मैं बोलता हूँ जहाँ पे भी आप अगर मैप घुसा सकते हो ना, घुसा दो। उसके मार्क्स आपको ज़्यादा ही मिलने वाले हैं, कोई माइनस नहीं होने वाला है। तो जहाँ पे फिट होता है, वहाँ पे कर देना है, ठीक है? और फिर कंक्लूजन में क्या है, आप समरी कर सकते हो कि थस वेटलैंड्स आर दिस और दैट इम्पोर्टेंट, खत्म। अभी देखो मैंने कैसे कंक्लूड कर दिया है कि भई ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है क्योंकि ये माइग्रेटरी बर्ड्स की जगह है, कार्बन सिंक है और रिच इन इकोलॉजी है। ओके? तो जो मैंने आपको बोला कि इम्पोर्टेंस आप लिख सकते हो, मैंने यही वहाँ पे लिखी हुई है। गॉट इट? अभी दूसरा भी मैंने आपको बताया, वो समराइज़ करने वाला भी बताया, क्योंकि ऐसे जब जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, उसमें कायदे से कोई अलग से आप कंक्लूजन डाल नहीं सकते हो, ना ही सोच के बैठ सकते हो। इसीलिए थोड़ा बहुत आपका स्टेटमेंट जो आपका जो कंक्लूजन है वो जनरल रहेगा ही रहेगा। मैं तो बोलना है कि जनरल से हल्का-सा अच्छा हो ना, वो फाइन है, उससे हल्का-सा खराब नहीं होना है, ठीक है? इफ एवरीवन इज स्कोरिंग 10 वी हैव टू स्कोर 11। ठीक है? फिर 20 की भी उम्मीद मत रखो, सिर्फ 11। हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। यही दिमाग में होना चाहिए हमेशा, दैट्स इट। और ये भई इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो बता दीजिएगा, ठीक है? और मेन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जहाँ पे मैप घुसा सकते हो, घुसा दीजिए क्योंकि मार्क्स हमें चाहिए, दैट्स इट। चलिए भई नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी ना न्यूज़ शुरू करते हैं। देखो बड़ी न्यूज़ में आज कुछ ख़ास है नहीं, वो तो मैं अब 5 मिनट में निपटा दूँगा। जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले देखते हैं। ये बड़ी न्यूज़ में ये देख लीजिए, ये भी यार मैंने बता दिया था, पहले से मेहनत करनी पड़ रही है। आरबीआई, तो भई आरबीआई अपना बायएनुअल रिपोर्ट निकालता है, ठीक है? उसमें से अभी रिपोर्ट निकाला है पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, और इसमें क्या बोला है कि भई आरबीआई का जो जो हमारे डिजिटल पेमेंट के ट्रांज़ैक्शन है, वो 2013 से 3.5 टाइम्स जितने बढ़ गए हैं। 3.5 टाइम्स मतलब कि भई 772 2013 में थे, वो 3.5 टाइम्स बढ़ के कितना हो गए, तो भई 2700 लाख करोड़ जितना हो गए हैं। अब ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है? अगर कोई भी डिजिटल इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखने में काम आएगा। फिर भाई यूपीआई की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। हर साल ये 75% जितना बढ़ रहा है, अप्रॉक्स 75%। फिर वही क्रेडिट कार्ड डबल हो रहे हैं, पिछले 5 साल में क्रेडिट कार्ड डबल हो चुके हैं, हालाँकि अपना डेबिट कार्ड इतने ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। फिर हमने प्रोजेक्ट नेक्सस को लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो भई जो हमारी आसियान नेशन है, उसमें से 4 कंट्रीज़ है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। उनके साथ हमारी अपना लिंकेज हम बढ़ाएँगे ताकि हम इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन कर पाएँ, ठीक है? ओके, अभी आपको और हाँ, इसको किसने लॉन्च किया है, कॉन्सेप्चुअलाइज़ कौन किया है, तो भई बीआईएस किया है। अभी इससे क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स में क्या बन सकते हैं, उसको देख लेते हैं। तो इस यही बनेगा कि पहला तो किसने बनाया है, तो आप बोलोगे भई उधर ऑप्शन में फॉर श्योर आरबीआई होगा ही होगा, और आपको लगेगा भी हाँ भई, कि प्रोजेक्ट नेक्सस अगर हमारा इधर-उधर पैसा और ट्रेड की बात करता है, अपना मतलब इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर ट्रांज़ैक्शन, पैसों का ट्रांज़ैक्शन, तो डेफ़िनेटली आरबीआई ने ही किया होगा, पैसे से जहाँ पे जुड़ा है वहाँ पे आरबीआई है। बट याद रखना ये किया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है? बीआईएस। फिर भाई पेमेंट सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो भाई ये मैकेनिज्म इशू करते हैं, क्लियरेंस सेटलमेंट मॉनिटरिंग बातें, ओके ओके ओके, ये सब आपको पता है। रेगुलेशन पेमेंट सिस्टम एक्ट के अंदर होता है, पीएसएस एक्ट 2007 कौन करता है, तो भाई आरबीआई करता है डेफिनेटली। यही सबको लाइसेंस और अथॉरिटी इशू करता है कि हाँ भाई आप भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बन सकते हैं। और
ये जो बोर्ड रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, इसकी हाईएस्ट बॉडी कौन सी है, मतलब कि ये पीएसएस एक्ट है, उसके लिए हमने अलग से बोर्ड बनाया हुआ है, बोर्ड रेगुलेशन एंड सुपरविजन। उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी किसके अंदर, आरबीआई है, ठीक है। सॉरी, ये जो बोर्ड है वो पीएसएसएस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि पीएसएस एक्ट के अंदर बनाया गया है, ठीक है। पीएसएस स्टैंड्स फॉर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। इसको हेड कौन करता है, तो भाई आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं, और जो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं वो इसके डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। ओके, अभी के लिए हमने डिजिटल पेमेंट के लिए क्या क्या चीजें कर दी है भाई, बहुत सारी की है। आरटीजीएस, एनईएफटी, नाच, फिर आईएमपीएस, यूपीआई, कार्ड्स, पीपीआई, एमएसएमई, चेक्स, बिल पेमेंट्स, टोल पेमेंट। टोल पेमेंट तो आपको पता भी है ना, वो आरएफआईडी, जैसे ही आप टोल के बाजू में गए आपके अकाउंट से फटाक से पैसे उड़ गए। फिर भी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। अभी देखो हल्का सा हम आरटीजीएस एनईएफटी के बारे में देख लेते हैं, बाकी सब तो ऑलमोस्ट पुराना हो चुका है। यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहला आरटीजीएस, यहाँ पे मतलब ही क्या है, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, तो टोटल का सेटलमेंट कर दो हमें। फिर है एनईएफटी, मतलब कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और लास्ट है हमारा आईएमपीएस, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अभी देखो ये जो आरटीजीएस है ना, यूजुअली बड़े बड़े लोग करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं। अभी बिजनेसमैन करते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन भी कितना होगा, बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो जो आरटीजीएस है उसमें सबसे बड़ा हमें स्कोप दिया गया है पैसे ट्रांसफर करने का, 2000 करोड़ तक का। और मिनिमम कौन सा है, तो भाई 2 लाख। इसीलिए इसको कौन यूज कर रहा होगा, खुद दिमाग लगाए बिज। और बड़ा ट्रांजैक्शन है तो पैसा मुझे क्या 2-3 दिन बाद मिलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए इसमें जो पैसा होता है वो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। और बिजनेस है ना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो भाई 24/7 भी ट्रांसफर हो सकता है। अभी क्या सिर्फ बैंक कर पाएगी, नहीं, बैंक भी कर पाएगी और नॉन बैंक एंटिटीज भी कर पाएंगी, ठीक है। अभी ये हो गया आरटीजीएस। इसका कोई छोटा मोटू आ जाए, तो कोई भी छोटा भाई, तो उसको हम बोलेंगे एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसकी जो लिमिट है ना, सबसे पहले तो वो 10 लाख तक ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा आपको करना है तो भाई आरटीजीएस कीजिए। फिर ये यूजुअली बिजनेसमैन के लिए था, तो ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। फिर भाई आरटीजीएस में तुरंत सेटलमेंट मिल रही थी, तो वैसे ही जो आईएमपीएस है उसमें भी तुरंत ही सेटलमेंट मिल जाती है, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, इमीडिएट है। और फिर बल्कि जब हम एनईएफटी करते हैं तो वहां पे देर लगती है, 30 मिनट जितना लग सकता है। चलिए, फिर अगेन सारी की सारी ये 24/7 लगती है, मतलब पूरा दिन पूरी रात आप कर सकते हो। एनईएफटी में 10 लाख तक की लिमिट है, और जो अपना आईएमपीएस है वहां पे 5 लाख तक की लिमिट है। ओके चलिए। और हाँ, इसके अंदर क्या जीएसटी और फीस भी लगती है। तो भाई पहले आरटीजीएस के अंदर फीस लगती थी, बट अभी के लिए फीस को हमने 0 रुपीज करके रखा है। बट एट द सेम टाइम एनईएफटी आईएमपीएस की हम बात करते हैं, तो आईएमपीएस में फीस भी लगती है और जीएसटी भी लगता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, बॉम्बोजेनेसिस या फिर बॉम्ब साइक्लोन। अभी देखो बॉम्ब साइक्लोन सबसे पहले तो बनता कैसे है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर कोई एक रीजन में अचानक से 24 ओवर के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो 24 मिली बार तक गिर जाता है। 24 मिली बार बहुत होता है, ठीक है। वो गिर जाता है, मतलब इन शॉर्ट लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है बहुत बड़े एरिया में। बड़े एरिया का बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाता है, ठीक है। 24 ओवर में 24 मिलीग्राम जितना, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन आ सकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिख रही है। अभी ये जो प्रोसेस है ना, उसको हम बोलते हैं बॉम्बोजेनेसिस। ओके, ये कौन से एरियाज में होगा, तो ये यूजुअली मिड लेटीट्यूड साइक्लोन भी कहलाया जाता है, क्योंकि वो उसी एरिया में होता है। ये किससे इट इज कॉज्ड बाय कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस। जब ये दोनों आपस में कोलाइड मारता है, ठीक है, यहाँ से कोल्ड एयर मास आ रहा है, वहां से वार्म एयर मास आ रहा है। ये जब कोलाइड मारता है ना, तब यूजुअली हमें ये बॉम्बोजेनेसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई याद क्या रखना है, बॉम्बोजेनेसिस मतलब कि बॉम्ब साइक्लोन बनने वाली स्थिति, ठीक है। और बॉम्ब साइक्लोन क्या, तो भाई अचानक से 24 ओवर में कोई एयर प्रेशर है वो गिर जाता है, तो हम उसको बॉम्ब साइक्लोन बोलेंगे। क्योंकि ये गिरने के बाद क्या होगा, गिरने के बाद साइक्लोन फॉर्म होने वाला है, हाँ? वो तो मैं अभी बताया ही नहीं कि ये गिर गया तो भाई क्या होगा, आजू बाजू की जो हवाएं सारी आएंगी वो मिलेंगी घूमेंगी, कॉरियोलिस फोर्स से हमारा साइक्लोन आ जाएगा, इसलिए बॉम्ब साइक्लोन। और हाँ, इसी की बेस ना आप मुझे ये बता दीजिए कि फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है। अचानक से मेरे दिमाग में आया था फूजीवारा इफेक्ट, ये क्या होता है वो बता दीजिए। फिर भाई न्यूज में है ऑर्गेनोफॉस्फेट, देखो नाम हम तोड़ देंगे, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो भाई कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि एस्टरिफिकेशन के थ्रू बन रहा है, उसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट बोलेंगे। अभी ऑर्गेनोफॉस्फेट, अब ये एस्टरिफिकेशन जो हो रहा है वो क्या है, तो इट इज केमिकल रिएक्शन विथ अल्कोहल एंड एसिड, दैट्स इट।
तो भाई अल्कोहल एथिक्स का जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। और इसी एस्टेरिफिकेशन के थ्रू जो कंपाउंड हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ओके, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट हम भाई यूज कहाँ पे करते हैं? तो भाई हर्बिसाइड में, पेस्टिसाइड में, इंसेक्टिसाइड में, और कभी कभी नव एजेंट्स में भी इसका यूज होता है। न्यूज में क्यों था भाई? तो इसका यूज करने की वजह से रिसेंटली 17 जितने विलेजर्स की डेथ हो गई थी इन जम्मू कश्मीर, इसलिए ये न्यूज में था। भाई फिर हमारा आता है लाओ पीडीआर। लाओ पीडीआर मतलब लाओस, जो हमें बात करते हैं ना एमएलवी वाला लाओस, ठीक है। न्यूज में क्यों था? तो रिसेंटली इंडिया ने 67 जितने इंडियंस को छुड़वाया था साइबर स्कैम सेंटर्स से, इसलिए न्यूज में था। अभी साइबर स्कैम सेंटर से छुड़वाया मतलब क्या भाई? तो यूजुअली क्या होता है पता है, ये ऐसी जो कंट्रीज, ये लाओस, कंबोडिया, यहाँ पे इंडियंस को बुलाया जाता है, मतलब अट्रैक्टिव ऑफर्स दी जाती है कि भाई हम इतना जॉब का ऑफर दे रहे हैं, इतना ये सब। हमारे इंडियंस उधर जॉब करने जाते हैं कि भाई अच्छा खासा जॉब मिल रहा है, चलो चलो चलते हैं। पर जब वो वहां पे पहुंचते हैं तो कायदे से उनके साथ साइबर स्लेवरी करवाई जाती है। याद रखना आप, साइबर स्लेवरी। यहाँ पे क्या होता है, ये जबरदस्ती, अभी हमारे इंडियन से तो वो इंडियन भाषा तो आती है, तो उधर से साइबर क्राइम के रिलेटेड फोन करवाया जाता है कि भाई अभी आप हिंदी में बात कीजिए, तमिल में बात कीजिए, एक्सेट्रा जो भी आपका रीजन है वहां पे बात कीजिए, और ये इधर के लोगों को बेवकूफ बनाइए। और हमारे बिल्कुल बनते भी हैं। और क्या कोई भी चांसेस है कि ऐसे फ्रॉड में जो भी इन्वॉल्व है उसको हम पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो बैठे ही दूसरी कंट्रीज में है। और फिर जो भी इस फ्रॉड से पैसा कमाते हैं वो पैसा कहाँ पे जाता है? तो वो जो जो भी उनको पकड़ने वाले होते हैं वही ले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ऐसे हमने 67 पर्सन को छुड़वाया था, इसलिए न्यूज में था। ओके, अब ये जो लाओ पीडीआर है ये क्या है भाई? तो देख लीजिए पहले कंट्री कहाँ पे पड़ती है। तो भाई म्यांमार के और वियतनाम के बीच में पड़ती है। वैसे ही आपको आता ही होगा, राइट, हमने बहुत बार किया हुआ है। हमारा कोड क्या है भाई? तो MLVTC। फिर टी के नीचे हम क्या बोलेंगे? तो भाई अपना मलेशिया आ जाएगा। फिर उसके टिप पे सिंगापुर, और उसके भी नीचे इंडोनेशिया। और यहाँ पे दो हमारी कंट्री आएगी जाएगी राइट हैंड बाजू में, एक ब्रुनेई और अपना फिलीपींस। ये चार दसों की दसों हमें कंट्री आसियान की कंट्री है, और ये हमें कोड के थ्रू याद है। ठीक है, और जो मैंने लाइन बनाई ना उसी के रिलेटेड ये सारी बॉर्डर्स भी बनाती है। जैसे कि म्यांमार किसके साथ बॉर्डर बनाएगा? तो भाई लाओस के साथ, और थाईलैंड के साथ। अभी देखो ये दूर है ना वियतनाम से, तो वियतनाम से बॉर्डर भी नहीं बनाएगा। फिर भाई वियतनाम किसके साथ बनाएगा? तो ये देख लीजिए, वियतनाम ये कंबोडिया के साथ, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लाओस के साथ। बाजू में किसी भी के साथ नहीं बनाएगा। तो इन शॉर्ट ये जो मैंने कोड बोला है ना कि MLVTC, SI, सॉरी MSI, और फिर ब्रूने और फिलीपींस, ठीक है, ब्रूने यहाँ पे और ये फिलीपींस यहाँ पे, ये सारी कंट्रीज की जो बॉर्डर है वो भी इसी के चलते आपको याद रह जाएगी। ओके चलिए, तो ये तो हमें पता चल गया कहाँ पे है। अभी दूसरा, ये आसियान का मेंबर है, यस, वो भी मैंने आपको बता दिया। आजू बाजू की कंट्री कौन सी है वो भी आपको बता दिया। भाई देखो हल्का सा ना यहाँ पे आप याद क्या रखना, ठीक है, ये याद रखना कि यहाँ पे एक प्लेट्यू पड़ता है, जिंगख्यांग। अभी देखो अगर जिंगख्यांग आपको अगर पूछा जाएगा ना, यकीन मानिए एग्जाम में आप इधर चाइना ही लिखोगे, क्योंकि वहां पे जिंगजियान है। तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ये उसी के पड़ोसी होगा जिंगख्यान, और मार दो ये टिक, और आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पे पड़ता है? ये हमारा लाओस में पड़ता है, आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे फेमस क्या है? मैकोंग रिवर फेमस है। ऑलरेडी यूपीएससी ने एक दो बार क्वेश्चन इस नहीं, शायद डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट हाँ इनडायरेक्टली ये आ चुका है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हम देख लेते हैं कि मैकोंग रिवर किधर है। यहाँ पे आ जाइए, मैंने फोटो डाला हुआ है, किधर गया, ये रहा, ये देखो। तो भाई चाइना के तिब्बतन एरिया से ये शुरू होती है, तब उसका नाम होता है लानशांग। ठीक है, फिर ये बहती हुई बहती हुई बहती हुई बहती हुई चाइना से बहती हुई आती है अपना म्यांमार के अंदर, म्यांमार के बाजू में, सॉरी अंदर नहीं। फिर भाई ये नीचे जाती है लाओस के पास, ठीक है, ये लाओस के पास चली गई, लाओस के पास होते हुए ये कंबोडिया में जाएगी, और कंबोडिया से होते हुए आखिरी में ये वियतनाम को भी टच करती हुई निकल जाएगी। और कहाँ पे चली गई भाई? ईस्ट चाइना सी में, या फिर ईस्ट सी में आप बोल सकते हो, या फिर कोई इसे साउथ चाइना सी तो देखो बहुत हो जाएगा उस तरफ, बट हाँ आप ईस्ट चाइना सी बोल सकते हो। इवन साउथ चाइना सी भी चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे मैप में यहाँ पे भी साउथ चाइना सी हम बताते हैं। हमें इन शॉर्ट देखो याद क्या क्या रखना है। एक तो कहाँ से निकली और कहाँ पे एंड मारी। तो भाई चाइना से सबसे पहले निकलती है, फिर लाओस में जाती है, और फिर उसके बाद कंबोडिया जाते हुए वियतनाम में खत्म हो जाती है। तो ये तो मेन कंट्रीज हो गई, ठीक है। क्या इतना काफी है याद रखना? नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी रिसेंटली पूछता क्या है? बेसिन पूछता है। हमने देखा था बेसिन में क्या आ जाएगा, तो उसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये एरिया ना बढ़ जाएगा। तो अभी भी आपका म्यांमार भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है।
अभी फिर आपका थाईलैंड तो था ही, वियतनाम भी था ही। ओके, ओके इतना ही है, एक म्यांमार ही ऐड हुआ है बस। चलिए अभी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, ठीक है? ये भी कवर कर लिया, ये भी कर लिया है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, हल्का-सा आपको याद रखना है, ठीक है? रिपोर्ट ऑन हाईवे है, डेटा है, आपको याद रखना है। कैसा बोला जा रहा है कि पर यूनिट अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसका रिटर्न हमें कितना मिल रहा है? तो 3.21 यूनिट जितना रिटर्न मिल रहा है। मतलब 1 डालने पे 3.2% जितना रिटर्न मिल रहा है अपनी जीडीपी के अंदर। पर किसमें मिल रहा है वो तो पता। तो भाई हाईवे में अगर आप डालते हो तो उसके रिलेटेड ₹1 डालोगे तो भाई 3.5 के आस-पास आपको निकलेगा अगर हाईवे पे अच्छा इन्वेस्ट आपने किया है। तो ये रिपोर्ट थी इन शॉर्ट, इसका डेटा हमें याद रखना है, दूसरे क्वेश्चंस में भी हमें काम आएगा जिधर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लिखना होगा, ठीक है? कि भई रोड्स बहुत ज़रूरी है, हाईवेज़ ज़रूरी है क्योंकि 1 यूनिट के बदले 3.2 जितना हमें मिलता है। ओके, हमारा जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है वो इंक्रीज़ हुआ है पिछले 10 सालों में बाय 60%। अभी के लिए कितना है तो भई आप ऐसा मान सकते हो कि 1,50,000 केएम। ओके, क्योंकि उसके आजू-बाजू है, बाकी अंदर वाली न्यूज़ में बकवास है, कुछ नहीं है। हाँ ये हल्का-सा देख लीजिए, ये फिर बोला गया है मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट। अभी देखो मनी मल्टीप्लायर होता ना तो वो बैंकिंग का बात हो जाता। यहाँ पे मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट मतलब क्या है कि 1 यूनिट अगर मैं किसी पे खर्च कर रहा हूँ, तो उसके बदले मुझे कितना यूनिट रिटर्न मिल रहा है, मतलब कितना मल्टीप्लाई होके मिलेगा, वो इट इज़ मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट, दैट्स इट। फिर भाई दूसरी कौन-सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी? हाँ, ये भी देख लीजिए चलिए, गुलेन-बेयर सिंड्रोम। अभी ये ना बहुत ही डेंजर बीमारी है। पहले तो ये रेयर है। देखो जितना बीमारी डेंजर होगा ना उतना रेयर होगा, ये आप याद रखिएगा और जितना ये बीमारी पपलूसा होगा, वो जितना उतना ही ज़्यादा फैलेगा, ठीक है? तो ये सबसे पहले तो रेयर है। ये क्या है, ये आपको पैरालाइज़ कर सकता है। ये पोटेंशियली पैरालाइज़ कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा बट पोटेंशियली कर सकता है। किससे ट्रिगर होती है? तो भाई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के थ्रू हमें ट्रिगर हो सकती है। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? वही नॉर्मल सेंसेशन होना, वीकनेसेस होना, पैरालिसिस का आपको समटाइम्स दिखना, ओके? अभी ये होता है, वो कहाँ पे होता है, कैसे होता है? तो भई हमारा बैक्टीरियल गट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर, जो कि क्यों होगा? थ्रू किसके स्प्रेड होगा? तो भई अगर हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर लेते हैं, तो उसके थ्रू स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है? ये न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली हमें ये जीबीएस का आउटब्रेक देखने को मिला है, महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए ये न्यूज़ में था। आपको इसमें बस याद क्या रखना है भई, ये गुलियन-बेयर सिंड्रोम जो है वो एक बीमारी है और ये क्या करती है तो ये पैरालाइज़ कर देती है, दैट्स इट। और हाँ, ये पूछा जाता है अगर ये कैम्पलियोबैक्टर तो ये क्या है? तो ये एक बैक्टीरियल गट इन्फेक्शन है, दैट्स इट। ओके? चलिए अभी यहाँ पे आ जाइए, ये भी हो गया ऑपरेशन संकल्प। तो देखो, अभी-अभी रिसेंटली अवार्ड दिए गए हैं, वायु सेना मेडल अवार्ड्स। वहाँ पे जो अपने ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशन संकल्प किया था, उनको भी अवार्ड दिया गया, ठीक है? ऑपरेशन संकल्प का भी मोटिव क्या था? तो ये इंडियन नेवी का मोटिव था कि मैरीटाइम कम्युनिटी के अंदर हमें थोड़ा-सा वो बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है? कि ताकि नॉन ट्रेडिशनल जो एक्टर्स हैं, उसके थ्रेट और ज़्यादा ना बढ़ पाए। इसलिए ऑपरेशन संकल्प के चलते हमने कौन से एरियाज़ में कोऑपरेशन बढ़ाया अपना, तो भई या फिर एरियाज़ जो थे, उसको इंक्लूड कर लिया। तो भई गल्फ ऑफ एडन वाला जो एरिया है, फिर अरेबियन सी वाला जो एरिया है और फिर ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया वाला एरिया है, ये सब के सबको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है? प्रोटेक्ट, ये मेरी ज़िम्मेदारी कि मैं रखूँगा और इसी के चलते हमने क्या चलवाया? तो ऑपरेशन संकल्प चलवाया। तो अभी इसी ये मेरे ज़िम्मेदारी वाले एटीट्यूड की वज़ह से ही इंडिया का नाम काफ़ी अच्छा हो रहा है और इवन ना मेरे ख़्याल से तो आपने ये वीडियोज़ भी देखे होंगे जो ऑपरेशन संकल्प में हमारे जो कमांडोज़ थे वो शिप के ऊपर उतरते हैं, कैसे सबको छुड़वाते हैं एटसेट्रा, ठीक है? फिर भी अभी छोटी न्यूज़ कर ही लेते हैं क्योंकि 2 ही बाकी पड़ी है, बाकी तो कर ली। ऋतु भरोसा स्कीम ये कौन लेके आया है भई? तेलंगाना गवर्नमेंट लेके आया है। इन शॉर्ट इसमें ये क्या करने वाले हैं तो ₹6000 किसान को पर सीज़न प्रोवाइड करने वाले हैं एज़ क्रॉप इन्वेस्टमेंट सपोर्ट। ग्रेट! ऑलरेडी ऐसी स्कीम कौन-कौन सी चल रही है तो पीएम किसान चल रहा है, किसान सम्मान निधि, जहाँ पे अगेन 6000 की बात है। फिर एक कालिया स्कीम चल रही है, जहाँ पे अगेन क्या है भई असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात है फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन ऑफ अ फार्मर। और हाँ, ये कालिया किसकी है? तो भई ओडिशा की है। पीएम किसान किसका है? तो भई इंडिया लेवल पूरे का पूरा है, ठीक है? अभी ऐसी जो चीज़ है ना वो हमें काम आ सकती है अपना जो मेंस का हम आंसर लिखते हैं, ठीक है? वहाँ पे अगर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे गवर्नेंस मेजर्स हैं, जो कि इंडिया ले रहा है इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई देखो हमने कालिया बनाया हुआ है, पीएम किसान बनाया हुआ है एटसेट्रा, ओके? फिर भी आपको पूछा गया है कि दारफूर क्राइसिस, अभी सबसे पहले तो दारफूर कहाँ पे पड़ता है? तो जो अपना सूडान है ना, सूडान के वेस्टर्न साइड में आपको जो रीजन मिलता है,
उसको हम दारफूर रीजन बोलते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 80 जितनी ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? वो चलिए ये सब हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का सिर्फ क्या है, ये वेस्टर्न सूडान के एरिया में है, ओके। और ऑलरेडी यूपीएससी ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए और काम का हो जाता है, ठीक है? न्यूज़ में क्यों था भाई? तो प्रपोज़ सॉरी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने बोला था कि भई जो अपना ये दारफूर रीजन है, यहाँ की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है। यहाँ पे लोग मरने पे तुले हैं, ना खाने को पैसा है, ना पीने को पानी है, कुछ भी इन शॉर्ट इनके पास नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें कोई मदद के ग्राउंड में हेल्प करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। फिर देखो ये शॉर्ट न्यूज़ सारी हो गई, राइट? यस, 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 शॉर्ट न्यूज़ सारी हो गई। अभी ना हम बड़ी न्यूज़ कवर कर लेते हैं, ऑलरेडी एक तो हमने कर रखी है, बाकी में इतना कुछ देखो दम है नहीं आज। ये पहले ही देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किए हैं अपने 75th ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यस, कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 25th जनवरी 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था और उस दिन को हम एज नेशनल वाटर डे भी मनाते हैं। ग्रेट। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भई आर्टिकल अभी देखो यहाँ से आप पढ़ लो, ठीक है, बट आज के दिन आपको कहाँ से पढ़ना है ये? तो भई लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ना है। ये भूलना मत, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो आर्टिकल 3 टू 4 के अंदर इसकी हम भाई अपॉइंटमेंट करते हैं और कौन करता है भाई? तो भाई प्रेसिडेंट करते हैं। किन की रिकमेंडेशन के थ्रू करेंगे? तो भाई जो भी उनको प्राइम मिनिस्टर बताएँगे, उनकी रिकमेंडेशन के थ्रू करेंगे। ओके, डन हो गया, यहाँ पे है अपॉइंटमेंट, तो भाई प्रेसिडेंट करते हैं और जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पूरी कमिटी होती है, ठीक है? अभी के लिए ना इनकी कमिटी में कौन-कौन है? तो भाई पीएम है, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है और एक मिनिस्टर है। ठीक है? अभी अपना ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उन्होंने बोला था कि भई आप जज को भी रख लीजिए, बट अभी के लिए रखा हुआ है नहीं, अभी के लिए सिनेरियो यही चल रहा है। ओके, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होता है? तो ये इलेक्शन करवाना होता है, कभी पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, सब कुछ कौन कवर करवाता है? तो भई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। कितने मेंबर की ये बॉडी है? तो यूजुअली इसके अंदर अभी के लिए सिर्फ 3 मेंबर हैं, बाकी प्रेसिडेंट जितना भी चाहिए उतना फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट में फिक्स। ओके, अभी के लिए एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है? टेन्यूर क्या रहता है भाई इनका? तो भाई 6 साल या फिर 65 इयर्स, जो भी ज़्यादा जल्दी होगा वो हम खत्म करेंगे। फिर इनकी सैलरी, इनके पर्क्स, इनके स्टेटस ये सब किसके अकॉर्डिंग होंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसके सिमिलर्स होंगे। और फिर रिमूवल भी कैसे होगा? तो सेम एज़ ग्राउंड एज़ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब इनकी जो पर्क्स है, इनका जो रिमूवल है, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट में हम करते हैं, उन जज में लागू होता है, वही इनके ऊपर भी लागू होगा। ओके, अभी इसके अचीवमेंट्स क्या-क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के? तो भाई 18 लोकसभा की इलेक्शन ये करवा चुका है, 400 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन करवा चुका है, फिर 100 करोड़ जितने वोटर्स को इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, ओके, और इम्प्रूव किए हैं जेंडर रेशियो। अभी के लिए हमारा जो वोटिंग में जेंडर रेशियो है वो कहाँ पे है? तो 948 के यहाँ पे है, ठीक है? ये पहले कितना था? अगर 2019 को हम देख रहे हैं, तो ये था 928 के यहाँ पे। तो यस, इम्प्रूव तो हम कर दिए हैं भाई, 20 पॉइंट बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है और वो भी क्या है 19 से लेकर पिछले 5 साल में ही हुआ है, तो अच्छा हुआ है, ठीक है। और हाँ, ये रेशियो मैं किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ? तो भाई पर 1000 कितनी वुमन है अवेलेबल उसके रिलेटेड, ठीक है? ओके, चलिए। फिर चेक ऑन क्रिमिनलाइज़ेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो भई कोई हमने पता है ना कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो इसी को चेक करने के लिए हमने बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि आपके अगर ऊपर कोई भी अगर केस चल रहा है, तो उसको आपको बढ़-चढ़ के बताना पड़ेगा, तो ही आप फाइलिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। अबे देखो, वो बता देते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पब्लिक को उससे तंबूरा भी नहीं फ़र्क पड़ता है कि जो मैं इलेक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर रेप के चार्ज लगे हुए हैं, मर्डर के लगे हुए हैं, एक्सटॉर्शन लगे हुए हैं, किसके लगे हुए हैं, आई डोंट केयर। अगर ये मेरे रिलीजन का, मेरी कास्ट का है तो उसको वोट कर देना है। इसके रिलेटेड ना एक रिपोर्ट आती है, अ, एडीआर रिपोर्ट आती है, ठीक है? ये एडीआर रिपोर्ट में रिसेंटली बताया गया था, हमने शायद कवर भी किया था कि जो हमारे अपने ये पॉलिटिशियंस जो है सारी की सारी पार्टीज़ में, उसमें जो क्रिमिनलाइज़ेशन है, वो पहले से बढ़ चुका है, कम नहीं हुआ है, बढ़ चुका है। तो ये भी बुरी बात है, बट अगेन क्या हो रहा है, वोटर्स को उससे कोई पड़ी हुई नहीं है। फिर चलिए छोड़िए, इग्नोर कीजिए। की अचीवमेंट क्या-क्या है उसमें हम आखिरी पॉइंट देख लेते हैं हमारा। तो हमने स्वीप लेके आए हैं हम, स्वीप स्टैंड्स फॉर सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टनरशिप।
ताकि जो वोटर हो उन्हें पता कर सके कि हमें कैसे काम करना है, और फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उनके लिए हम सक्षम लेके आएँ ताकि वो भी अपना वोट दे सके, दैट्स इट। अभी देखिए ये जो अचीवमेंट्स यहाँ पे बताए गए ना, ये सारे के सारे अचीवमेंट बहुत काम के हैं, ठीक है? इधर नहीं तो किधर और जगह पे, पर आप यूज़ ज़रूर कर पाओगे अपने आंसर्स में इसको, ओके? और दूसरा क्या-क्या भई इन्होंने किया हुआ है, मेजर इलेक्शन फंक्शंस कौन-कौन से हैं? तो भई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करवाना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो उसी के ऊपर था, ठीक है? 2022 में, और यही मैंने आपको लिखने में भी दिया है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, मीडिया पॉलिसी, क्वासी जुडिशियल फंक्शंस लाइक डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर वो अपना टाइमली अकाउंट हमें एक्सपेंस का जो अकाउंट होता है वो लॉन्च नहीं करता है। फिर एडवाइजरी जुरिडिक्शन को बताना आफ्टर पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, और भी काफ़ी फंक्शन है, आप लक्ष्मीकांत से उसे पढ़ोगे, ठीक है? चलिए आज इसको खत्म करते हैं यहाँ पे। और हाँ, यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या-क्या आ सकते हैं। सबसे पहला तो भई अपॉइंट कौन करता है? दूसरा, किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू कर सकता है? तीसरा, टेन्यूर क्या रहता है? फिर चौथा, और जो इम्पोर्टेंट भी है कि भई इसके नंबर जो हैं, वो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर बोले उतने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले उतने, या फिर प्रेसिडेंट अपने तरीके से कर सकता है? ये खुद आप देख लेना, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, खुद देखने का कोई मतलब नहीं है। ये बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट में फिक्स, और मैंने आपको बता भी दिया। ओके, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है, वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सही या गलत? तो सही है, ठीक है, क्योंकि इसके क्वासी जुडिशियल फंक्शन है ना, अगर फंक्शन क्वासी जुडिशियल है, तो वो बॉडी भी क्वासी जुडिशियल है, राइट? तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? आपको ये दिमाग खोल के रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, तो होंगे बहुत ईज़ी क्वेश्चन, और अगर उधर वो हमें नहीं आ रहा ना, तो अफ़सोस होगा कि यार ये ईज़ी क्वेश्चन था, ये नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना। फिर भी चलिए आगे देख लेते हैं। ये नहीं, हाँ, ये देख लेते हैं चलिए। यूएस ने भई जब से ट्रम्प आए हैं अपनी पॉलिसी में लगातार ये बदलाव करते जा रहे हैं, और अभी-अभी ट्रम्प जी ने बोल दिया कि यूएस अब से कोई भी फ़ॉरेन एड किसी को भी नहीं देगा। ये खत्म, पूरी तरीके से सस्पेंड। अभी इसी के चलते फ़ॉरेन एड का जो मुद्दा है वो वापस लाइमलाइट में आ चुका है। अभी देखो 2023 में ही इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया था, जीएस 4 में पूछा गया था कि भई जो फ़ॉरेन एड होती है, ये मतलब छोड़िए क्वेश्चन, अभी यह नहीं डिस्कस करते हैं कि भई फ़ॉरेन एड इन शॉर्ट उसके ऊपर पूछा गया था, और अभी ये न्यूज़ में है, इसलिए हो सकता है कि फिर से अपडेट होके कुछ क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू रिपीट करता है, और रिपीट कैसे करता है, तो उसको थोड़ा-सा चेंज करते हुए रिपीट करता है, ज्यों का त्यों नहीं डाल देता है। ओके, अभी ये वही फ़ॉरेन एड होती क्या है उसको देख लेते हैं। तो भई एड क्या होती है? मदद होती है। मदद इंसान कौन करता है? वॉलंटरी करता है। तो भई वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज़ फ्रॉम वन नेशन टू अनदर। यूजुअली हमें ये कैसे देखने को मिलता है, तो डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा जाता है, ठीक है। कौन-कौन से टाइप्स की एड हो सकती है फॉरेन एड? तो भाई बायलैटरल हो सकती है कि पुअर कंट्रीज जो है उनके वेलफेयर के लिए हमने ये पैसा दे दिया, बायलैटरल 2 कंट्री आपस में दे रही है, ठीक है। फिर मल्टीलैटरल असिस्टेंस हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा दे रही है। यहाँ पे हमारा कौन-सा आ जाएगा भाई? यूनाइटेड नेशन एजेंसीज आ जाएगी। फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की हम बात करें, तो कोई डिज़ास्टर आ गया है, कोई मतलब ऐसी तकलीफ आ गई है, अर्थक्वेक, फ्लड्स, उस टाइम पे जो हम पैसा दे रहे हैं, ये है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ठीक है। इंडिया ये बहुत देता है, जहाँ पे भी होता है, वहाँ पे हम ये मदद करते हैं। फिर इकोनॉमिक असिस्टेंस, तो भई कोई लोन दे दिया, ग्रांट दिया, ये इंडिया इवन ये भी देता है, पर ये किनको देता है? जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे कि भई मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, इन सबको हमने इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया हुआ है। और एट लास्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंस, कि भाई मिलिट्री में आपने मदद कर दी, दैट्स इट। ओके, अभी भाई नीड क्यों है? क्यों रिचर नेशन को ऑफर करना चाहिए? सबसे पहले तो ऑब्लिगेशन है एज़ ऑन ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरालिटी, क्योंकि हमें पता है भई इनइक्वालिटीज़ बढ़ती जा रही है, ठीक है? और जो स्टेट्स होते हैं उसकी जो बाउंड्री है वो इर्रिस्पेक्टिवली चेंज होती जा रही है। तो यस, ये भी है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आप खुद सोचिए कि अमेरिका में ज़्यादा इनइक्वालिटी है, या फिर उसके बाजू के कनाडा में ज़्यादा इनइक्वालिटी है। मतलब तो यही है, इनइक्वालिटी है। पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड ही खराब हो रही है एक साथ। तो इसीलिए हमें ये एड्रेस करना ज़रूरी है, आप किधर भी रहते हो कोई मतलब नहीं है। फिर करेक्टिव जस्टिस का ये पार्ट है। अभी देखो ये जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये सारे के सारे एथिक्स के वर्ड हैं। अगर आपने एथिक्स नहीं पढ़ा है, तो आपको ये ठीक नहीं लग मतलब दिमाग में इतना नहीं बैठ रहा होगा। ठीक है? ये करेक्टिव जस्टिस क्या होता है? समझ लीजिए कि पास्ट में कुछ कोई गलत चीज़ हुई है, अभी उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो ये होता है करेक्टिव जस्टिस, ठीक है? तो ये उनके ऊपर देखो, जो डेवलप्ड कंट्री है उनके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने बहुत सालों पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल गया, तो मस्त एनवायरनमेंट का यूज़ किया मतलब एनवायरनमेंट को बिगाड़ दिया और अपने आप को डेवलप कर लिया। जबकि अभी जो डेवलपिंग कंट्री है, वो जब डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, वो जब एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहे हैं, मतलब कि भई डेवलप होने के लिए कुछ हद तक तो एनवायरनमेंट बिगड़ेगा। वो जब बिगाड़ रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, भई क्लाइमेट चेंज, ये क्या कर रहे हो, आप नहीं बिगाड़ सकते हो, ये वो। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि भई हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, बट जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सेम नहीं है। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब ये बिगाड़ के बैठे हो और अभी आप अच्छाई-अच्छाई की बातें कर रहे हो और आपका तो डेवलपमेंट हो चुका है, बट हमारा तो डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। अभी हमें आप कोल ही नहीं जलाने दोगे, तो हम अपने फायर प्लांट्स कैसे चलाएँगे? फायर प्लांट क्या थर्मल प्लांट्स कैसे चलाएँगे? ओके, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो भी पास्ट में व्रॉन्ग हुआ है, उस व्रॉन्ग को सही करने के लिए जो हम कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? करेक्टिव जस्टिस, ठीक है। फिर बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है भई? तो इक्वालिटी रहे सबके साथ। जहाँ पे अनइक्वल अनइक्वली इक्वल की तरह ट्रीट हो और इक्वल इक्वल की तरह ट्रीट हो। यही होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कि भाई सबको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो हमारा भी लाभ हो रहा है वो, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है इसका? तो भाई ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यस। क्योंकि मेन यहाँ पे काम क्या करता है भाई? शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, तो ही आपका काम चल पाएगा। अभी मैं बोलूँ कि भाई मैं ग्लोबली ट्रेड करूंगा, बट सिर्फ मेरा फायदा हो तो ही करूंगा, तो क्या क्या ही ग्लोबल है? कुछ है ही नहीं ये तो, ठीक है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होती है। अगर मुझे इंपोर्ट करना है, एग्जाम्पल क्या है कि अगर इंडिया को इंपोर्ट करना है, तो चाइना को एक्सपोर्ट भी तो करना है। दो में से एक भी कंट्री बंद कर देगी तो दोनों का नुकसान होगा, ठीक है। एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन फॉरेन एड, वो क्या है भाई? सबसे पहले तो हमारा मोटिव ऑफ एड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी कंट्री का फायदा हो जाएगा और दिखेगा क्या कि मैंने एड दी है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा है पता है? क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें क्या होता है कि कोई दवाई बनाई है, डेवलप कंट्री है, उसने कोई मस्त दवाई बना ली है और ट्राई करनी है। तो इन्होंने क्या किया कि कोई गरीब कंट्री है ना जहाँ पे ये ट्राई हो सकती है, वहाँ वहाँ पे भेज दिया है। ऐड के नाम पर भेज दिया कि ये लो रखो रखो, ऐड करो, मजा करो। और ये यूजुअली जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ कंट्रीज़ क्या कंपनीज़ होती है ना, वो करती है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में अपनी दवाई भेज देती है, ठीक है? एड के ग्राउंड पे कि भई हम ये मदद करने के लिए कर रहे हैं, भई दवाई यूज़ करने दो। और वो एक्चुअली क्या होती है, दवाई नई होती है जिसके ट्रायल्स चल रहे होते हैं, कि पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये वर्क करेगी या नहीं करेगी, और नहीं करेगी तो क्या इसके कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं गलत, ये वो। तो कई बार हमारा जो मोटिव होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, ना कि एड। तो ये हमें देखना चाहिए। और फिर दूसरा है इफेक्ट ऑफ एड, कि हम जो ये कर रहे हैं वो किस इफेक्ट के लिए कर रहे हैं। खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं या फिर एक्चुअली कुछ जो अफेक्टेड लोग हैं उनके फायदे के लिए कर रहे हैं। क्या हमारे इस काम से पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, जैसे कि चाइना करता है। चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इसमें क्या है कि चाइना आपको लोन तो दे रहा है, पर लोन क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कि वो फिर आगे जाके रीपे नहीं करने वाले हैं, और रीपे नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? उनकी ज़मीन ले लेके। जैसे कि चाइना ने ऑलरेडी ली हुई है बहुत सारी जगह पे। बस फेमस एग्ज़ाम्पल क्या है? तो भई हम्बनतोता पोर्ट है अपना, जो कि श्रीलंका के अंदर चाइना ले बैठा है। 99 ईयर्स के लिए लिया है, लीज़ ले ली है, बट 99 ईयर्स इट्स वेरी लॉन्ग पीरियड। तो भाई इन शॉर्ट हमें जो भी ऐड होता है वहाँ पे ये ग्राउंड्स देखने चाहिए, ठीक है? ओके, यहाँ पे वेज़ भी बताइए, उसको भी देख लेते हैं। भाई ट्रांसपेरेंसी रखिए और आउटलाइन कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव कि आप ऐड क्यों दे रहे हो, और साथ ही साथ जो भी आपका काम-काज है वो भी ट्रांसपेरेंट रहे, दैट्स इट। भाई देखो 23 में क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको बता दिया। 24 में भी चांसेस है, 24 क्या 25 में भी है, तो ध्यान से, ठीक है? फिर भी यहाँ पे बोला है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसको 75 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अभी चाइना के ऊपर ना डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि भाई इंडिया चाइना की रिलेशनशिप बताइए, बट हाँ एनालिटिकल क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी डाला हुआ है। ओके, की अचीवमेंट्स क्या क्या है? अनाउंसमेंट अभी की जो हमारे 75 इयर्स खत्म हुए उसके रिलेटेड, तो अभी हमने रिज्यूम किया है कैलाश मानसरोवर यात्रा, यस हमने अभी अभी देखा था ये। फिर हमने रिज्यूम किया है हाइड्रोलॉजिकल डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना, जैसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक दूसरे के डेटा शेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर होगा। फिर एग्रीमेंट करना है। अभी देखो इंडस वाटर ट्रीटी ना हमारी पाकिस्तान के साथ साइन है, ठीक है। मैं नहीं बताता हूँ तो क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा, फिर वही लाइट होता है अगर यार शायद नहीं पता होगा तो।
चलिए वापस देखते हैं कि फिर हमने एग्रीमेंट रिज्यूम किया है डायरेक्ट एयर सर्विसेज के लिए, मतलब एक दूसरे कंट्रीज के साथ एयर सर्विसेज शुरू की है, प्लेन शुरू किया है, दैट्स इट। पर क्या हमारे चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एरिया ऑफ कंसर्न हम देखते हैं तो ऑलरेडी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लक्षाई चीन के अंदर टेंशन हमारे चलते रहते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या है भाई? रिसेंट गलवान क्लैशेस जो 2020 में हुए, फिर तवांग वैली पे क्लैशेस जो कि 2022 में हुए, क्योंकि चाइना की आदत है कि ये हमेशा धोखा देता ही देता है, तो पता नहीं कब दोस्त है और कब दुश्मन है, ठीक है। फिर दूसरे एरियाज ऑफ कंसर्न की बात करें तो वही हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं डेफिसिट और सरप्लस का मतलब समझा देता हूँ कि समझ लीजिए जो मेरा इंपोर्ट है और जो मेरा एक्सपोर्ट है, ठीक है। मैं इंपोर्ट करता हूँ 10 रुपए का और एक्सपोर्ट करता हूँ वो करता हूँ 15 रुपए का, मतलब कि मैंने अपनी चीजें ज्यादा बाहर बेची, और मगर मैंने ज्यादा बाहर बेची तो उसके बदले मैंने पैसा लिया होगा, राइट। तो यहाँ पे डॉलर ज्यादा आएगा, और डॉलर ज्यादा आएगा तो क्या होगा? मेरा फायदा होगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड अकाउंट सरप्लस, ठीक है। क्योंकि हमारे इंपोर्ट कितने हैं? 10 है, और एक्सपोर्ट कितने हैं? ज्यादा है, ठीक है, 15। तो जो हमारी सरप्लस निकली वो सरप्लस सरप्लस क्या निकली? 5 निकली, ठीक है। और 1 साल के नीचे का मतलब जो हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है। अभी इसी का उल्टा होता तो जो यूजुअली होता है इंडिया के अंदर, मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमारे इंपोर्ट कितने हैं? वो तो 10 के 10 ही हैं, बट हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं? तो वो 5 हो गए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई इंपोर्ट से एक्सपोर्ट हमारे कम है, तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बाहर की कंट्रीज को, और हमारे यहाँ पे कम आएगा, जो कि इम्पैक्ट देगा। और जो ये गैप पड़ता है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, उसी गैप को हम क्या बोलेंगे? तो भाई करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, डेफिसिट। वैसे हमने ये बताया हुआ है, मैं भूल गया कौन से वीडियो में, पर बताया हुआ है। तो भाई इंडिया और चाइना का क्या चलता है? तो करंट अकाउंट डेफिसिट चलता है, क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है रेदर देन एक्सपोर्ट, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। तो दूसरा कंसर्न क्या है भाई? तो चाइना और पाकिस्तान एक साथ आ रहे हैं, वो कंसर्न है। कहाँ पे? तो भाई बीआरआई के अंदर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। फिर भाई सीपैक है अपना, जो कि हमारे जो गलवान एरिया है ना, यहाँ से पास होता है ये सीपैक वाला लाइन। अभी यहाँ से पास होगा तो इंडिया बोलेगा ना कि भाई ये हमारी टेरिटरी है, यहाँ से क्यों घुसा रहे हो? पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, ये तो जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान की टेरिटरी है। आपका तो ऑलरेडी ये जो दिख रहा है, मैंने ये रेड मार्क किया ना, उतना ही ये एरिया, ठीक है। हो सकता है, क्योंकि हम इस एरिया को क्या बोलते हैं? हम इस एरिया को बोलते हैं पीओके। पर इस पीओके के लिए भी कभी हम क्या इनके यहाँ पे रेल बना देंगे कि रास्ता बना लो हमारे एरिया से? नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें ये अपोज होता है, हमें ये कंसर्न देखने को मिलता है। और फिर हमें चाइना की असर्टिवनेस भी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी फॉलो कर रहा है। मतलब कि ये जो इंडिया है, यहाँ पे लिखो यार, ये जो इंडिया है इसको चारों ओर से घेर लो, जैसे अपना जो पर्ल का स्ट्रिंग होता है ना, वैसे ही कि चारों तरफ से भाई घेर लिया जाए। भाई इंडिया भी बाप है, वो क्या कर रहा है कि घेर मुझे, मैं बना रहा हूँ इसका भी ऊपर नेकलेस ऑफ डायमंड, वो स्ट्रेटेजी, कि अभी ये जो बेसिस है ना उसको इंडिया ने घेर लिया भाई। ओके चलो जो भी हो, आगे देखते हैं। ये हमने कंसर्न्स देख लीजिए। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो भाई बॉर्डर इश्यू को ठीक करना है और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ानी है। ओके ओवरव्यू देख लेते हैं। तो भाई 1950 में रिलेशन शुरू हुए थे, फिर हमने पंचिल एग्रीमेंट लॉन्च किया 1945 में, अरे यार 1954 में। और ये पंचिल एग्रीमेंट क्या बोला था कि भाई हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर में तो नहीं फंसेंगे, ठीक है, बट हम इम्फेसिस करेंगे को एग्जिस्टेंस में और नॉन इंटरफेरेंस में। बहुत अच्छी बात है भाई। और भाई करंटली चाइना जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, विथ यूएसडी ट्रेड ऑफ 118.4। आप 120 रख सकते हो, ठीक है, 120 बिलियन। ओके। फिर भी ये हमारी आज की आखिरी न्यूज है, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2025। ओके सबसे पहले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाते हो तो यहाँ पे हमें ये अरुणाचल मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा गुजरात, ईस्टर्न वेस्टर्न एकदम ही बाजू। और जो अपना टाइम सेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? सन के सेट अकॉर्डिंग सेट होता है, राइट। हमने यह ब्रिटिश जो है ना, वहां से एक लाइन पास होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। और ये जो ग्रीनविच लाइन है उसको ही हम बोलते हैं 0 डिग्री मेरिडियन, या फिर अपना, तो ये जो ग्रीनविच लाइन है उसको हम जीएमटी भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल मील टाइम ये ब्रिटिश से निकलती है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके ओके। ये ग्रीनविच उसका नाम क्यों है? क्योंकि ये ग्रीनविच एरिया से निकल रही थी इसीलिए। अभी देखो ये जो है ना वो है 0 डिग्री।
अभी इसके जितना आप राइट बाजू जाते हो, उतना आपका जो टाइम होता है वो प्लस होता जाता है, और जितना इससे लेफ्ट बाजू जाओगे उतना आपका जो टाइम होगा वो माइनस होता जाएगा, ठीक है? अभी प्लस माइनस होता क्यों है, वो देख लीजिए। तो भाई सन जो हमारा राइज़ होता है वो इसी एरिया से होता है, तो सबसे पहला जो रेज़ पड़ेगी वो भी किसको पड़ेगी, तो जो इस साइड वालों है, उसको रेज़ पड़ने वाली है। इसीलिए ये प्लस में होता है क्योंकि यहाँ पे सन जल्दी आ जाता है, जो 0 डिग्री है वहाँ पे आने में देर लगेगी। अभी फिर तो आप बोलोगे तो अरुणाचल में तो सन आ गया, बल्कि कच्छ में नहीं आया है, गुजरात वाले एरिया में। यस, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल केसेस में, ठीक है, मतलब एक्चुअली में आप अपनी घड़ी नहीं बदलोगे, बट खुद समझना हो ना तो भाई 6 बज चुके हैं, सन आ चुका है। बट यहाँ पे तो गुजरात में तो सन ही नहीं आया और ना ही उधर 6 भी बचे हैं, क्योंकि वो तो पीछे चल रहे हैं भाई। तो ये ना बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई यहाँ पे डे हो गया है, अगर डे कितने बजे शुरू हुआ तो भाई 6 बजे शुरू हुआ, शुरू हो जाओ। और फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद यहाँ पे कच्छ वाले एरिया में डे शुरू हो रहा है, और फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई 6 बज चुका है, शुरू हो जाओ। तो ये तो कन्फ्यूजिंग है ना, कि किसी बंदे को यहाँ से उठकर अगर यहाँ जाना है, तो उसको कितना टाइमिंग मैच करना पड़ेगा, और वो भी हमारे जैसी एक कंट्री में। तो ये तो दिक्कत है। इसीलिए हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट को इग्नोर किया और बीचों बीच से एक लाइन निकाल दी, और जिसको हमने बोला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट्स इट। बीचों बीच से निकाली, वो कहाँ पे पड़, मतलब मेन उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो भाई यूपी पे, यूपी पे मेन है। और यूपी में भी कहाँ पे, तो मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। और ये जो बीचों बीच से निकाली भाई हमने, उसका क्या डिग्री है, तो भाई 82 डिग्री है। क्यों? क्योंकि जो हम अपना अरुणाचल वाला एरिया देखते हैं ना, तो वहाँ पे 97 के आसपास है, और गुजरात वाला देखते हैं वहाँ पे 67 के आसपास है। तो दोनों का बीच में हमने पकड़ा और निकाल लिया 82.30। और जो इंडिया है ये 82.30 पे रखने के लिए कितना आगे है जीएमटी से, जीएमटी मतलब वही अपना ये ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसको अभी के लिए हम अभी हम ये भी बोलते हैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। कितना आगे हैं हम, तो 5 घंटे और 30 मिनट आगे हैं, ठीक है। और ये सब मैंने बता दिया, ठीक है, प्राइम मेरिडियन ये सब बता दिया, ओके। अभी आगे पीछे वाली सीन को डिस्कस कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है, कि सन हमारे यहाँ पे पहले आता है तो हम जल्दी हमारा टाइमिंग शुरू हो जाता है, वो तो हम लोग को बता दिया, बढ़िया है। अभी देखो जो अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन मारती है, ठीक है। और पूरा रोटेशन मारने में उसको कितनी डिग्री लगेगी, मतलब कितना रोटेशन करना पड़ेगा भाई, 360 करना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्कल होता है वो 360 का ही होता है, ग्रेट भाई। तो अभी हम डिवाइड करते हैं कि भाई अगर 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना? तो भाई डिवाइड किया तो हमें पता चला कि हाँ भाई 1 घंटे में ये 15 डिग्री मूव कर सकती है। तो भाई अगर 1 घंटे में 15, ठीक है, तो आधे घंटे में कितना? तो 15 का आधा, 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ग्रेट। तो जो कंट्रीज हमारी है ना, वो उन्हें देखना हो कि अपना स्टैंडर्ड टाइम, कोई भी कंट्री हो, अपना स्टैंडर्ड टाइम कितना जीएमटी से दूर है या फिर नजदीक है, तो कौन सा मेजर वो यूज करेंगे, वो 7.30 यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो कैसे, क्यों में कुछ खास दिमाग नहीं है, 15 डिग्री 1 घंटा है, ठीक है, और ये आधे घंटे में देख रहे हैं। अगर समझ लीजिए कि ये जीरो पे लाइन है, ठीक है, और मेरी जो कंट्री है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरी जो कंट्री है वो 30 पे पड़ी हुई है, 30 डिग्री पे है, तो मैं कितना आगे हूँ भाई, 2 घंटा आगे हूँ, क्योंकि 15 मतलब 1 घंटा, और तो 30 मतलब कितना, 2 घंटा। पर ये लोग क्या करते हैं, क्लोज होने के लिए 15 से नहीं नापते हैं, 7:30 से नापते हैं, दैट्स इट। 7:30 मतलब क्या है भाई, 30 मिनट, दैट्स इट, खत्म। और हाँ, मैं ये डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री बोल रहा हूँ, ये तो पता ही नहीं ना कौन सी डिग्री। तो भाई जो हमारा अर्थ है, ठीक है, वहां पे लेटीट्यूड्स है, मैंने वो अज्यूम कर लिया कि आपको पता है, यार गलती कर दी, कि वहां पे लेटीट्यूड्स है ना, कि ये सारे के सारे ऐसे ऐसे लेटीट्यूड्स बताए बताए गए हैं। लेटीट्यूड्स क्या मैं बोल रहा हूँ यार, लॉन्गिट्यूड्स बोले गए हैं, ठीक है, जो खड़े होते हैं उसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड बनाए गए हैं। यार ठीक से पेन नहीं चल रही है, ये लॉन्गिट्यूड बनाए गए हैं, और इसी लॉन्गिट्यूड के बेस से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से लॉन्गिट्यूड के बेस है। और ये जो जीएमटी है वो जीरो लॉन्गिट्यूड पे है, जीरो, जो भी है वो उसके आगे और जिसके पीछे है। हमारा जो टाइम है 82, ये क्या है, ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूड है, हमने कोई बनाया हुआ नहीं है। हम ये 82.5 लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो 0 डिग्री से लेकर 82.5 अगर हम लॉन्गिट्यूड पे जाते हैं, तो कितना टाइम हो जाएगा भाई, मतलब कितना घंटा हो जाएगा। तो भाई हम 15 डिग्री होती है, उसमें अगर 1 घंटा होता है, ठीक है, यहाँ पे 82 डिग्री है, तो कितना घंटा हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो भाई 15 को, तो 15 5 जा 75, और हमारी 7 कम हो रही है ना, 7.5,
7.5 मतलब कितना होता है? 15 का 1 घंटा, तो 7.5 का कितना? आधा घंटा। तो इसीलिए हमारा कितना हुआ? 75 प्लस 73 मतलब कि 5 घंटा और 30 मिनट। अगर नहीं समझ आया तो क्या करो भाई, 82.5 को 15 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आएगा ना वो 5.30 ही आएगा। और हम कितना आगे हैं हमारे 0.0 मेरिडियन, तो 5 घंटा और 30 मिनट आगे हैं, खत्म। ओके, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हो। बस इसी रूल को हमने, इन शॉर्ट इसके रिलेटेड जो भी टाइम के रूल होते हैं उसको हमने अभी नए नोटिफाई किए हैं। जैसे कि भाई सबको मैंडेटरी टाइम रेफरेंस रखना पड़ेगा। फिर प्रोहिबिशन क्या है कि कोई भी बंदा 2 टाइम ज़ोन नहीं ये रख सकता है, अपने खुद का भी नहीं रख सकता है। फिर सबको टाइम सिंक्रोनाइज़ प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग चलना है। फिर सबको साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है और ऑथोराइज्ड डेविएशन चलेगा, मतलब कि कोई चाहता है कि उसको ये टाइम नहीं फॉलो करना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो कर सकता है। ऊपर बोला कि भाई मैंडेटरी है, बट नीचे बोला कि हाँ भाई कर भी सकता है। क्यों कर सकता है? अगर वो कोई रिसर्च कर रहा है एस्ट्रोनॉमी के अंदर, नेविगेशन के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च है, तो वो कर सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, नेशनल सिक्योरिटी को ये अच्छा कर देगा। फिर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी हो जाएगी और हमारी कंसिस्टेंसी होगी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक्यूरेटली देखने के लिए, ठीक है। अभी देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ आ गया होगा। ना आया हो ना, तो वो भी मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने पहले से ही अज़्यूम कर लिया कि आपको ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड पता है। अभी डोंट नो वेदर यू नो इट और डोंट नो, बट उम्मीद करता हूँ हो गया होगा, ठीक है? अगर ना समझ आया हो ना तो मुझे बताना, मैं एक 2-3 मिनट का वीडियो बना दूँगा और 3 मिनट में ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँगा। ओके, चलिए इतना काफ़ी है आज के लिए। और ये मेरा आज के क्वेश्चन्स है, ये देख लेना। अगेन ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, तो अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। और हाँ भाई, अपना रैपिड रिवीजन कोर्स का जो एक वीडियो है, जो इकोनॉमिक्स का वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा वो परसों अपलोड हो जाएगा आपका दूसरा पार्ट, ठीक है? कल नहीं होगा और परसों हो जाएगा। आपके एंड से कोई सजेशन हो तो बताइएगा ज़रूर। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।